मैं सीए मनोज जैन। जीएसटी के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के अपने सेपरेट प्रोविजंस है। अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर है तो आपको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे और एटलीस्ट आपको ये 12 कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जीएसटी के अंदर चैप्टर 8 जो कि हमें बताता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे रखने हैं, किन पर्सन को रखने हैं, कौन सा लोकेशन होगा, उसका सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 जिसका आज हम डिस्कशन करेंगे, अगर मैं उसको एक बार रीड करूं तो वो कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कीप एंड मेंटेन कहाँ पर, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कौन सा जो कि सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में मेंशन्ड है, और वो कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होने चाहिए जो ट्रू एंड करेक्ट प्रेजेंटेशन करते हो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। अगर हम इसको ब्रेक करें और हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन डिफाइन करें तो तीन पॉइंट निकल कर आ रहे हैं जिसके ऊपर हमको डिस्कशन करना है। कौन से पर्सन रेस्पॉन्सिबल होंगे मेंटेन अकाउंट्स रखने के लिए, लोकेशन क्या होगा उन अकाउंट्स का, और कंसेप्ट क्या है ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट्स का। तो देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 35 जो अभी हम लोग देख कर आए हैं उसका सबसेक्शन 1 बोलता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कौन से पर्सन है जो लाइबल है मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने के लिए। तो इसको अगर हम जीएसटी के अंदर देखें तो हमें तीन तरीके के पर्सन मिलते हैं जिसको जीएसटी में रजिस्टर होना हो सकते हैं। तो पहला टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन जो कि सेक्शन 22 में डिफाइंड है। सेक्शन 22 में डिफाइंड है कि अगर आपकी टर्नओवर लिमिट 20 लाख या 40 लाख रुपए के ऊपर है तो आपको जीएसटी पे रजिस्ट्रेशन लेना होगा। दूसरा होता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जो कि सेक्शन 24 के अंदर डिफाइंड है। इसके अंदर 12 एसएससी आते हैं जिनको इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, मतलब उन्होंने अगर 1000 रुपए की भी अपना सेल्स किया है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना होगा। वो कौन से पर्सन है? जैसे कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया, इंटर स्टेट सप्लाई कुछ कर रहे हैं तो, या ई कॉमर्स ऑपरेटर जिन्हें टीडीएस टीसीएस डिडक्ट करना है, या गवर्नमेंट एंटिटी जिन्हें टीडीएस डिडक्ट करना है, रिवर्स चार्ज आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आ जाता है। तीसरा पर्सन वो होते हैं जो सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 में वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेते हैं, मतलब कि जो ना तो सेक्शन 22 के अकॉर्डिंगली जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है या ना 24 के अकॉर्डिंग, फिर भी वो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। तो इन तीनों पर्सन को जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे एज पर जीएसटी एक्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन से पर्सन कवर नहीं है? वो पर्सन जिनको कि यूनिक आइडेंटिटी नंबर असाइन किया जाता है जीएसटी के अंदर, जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसे एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज ऐसी होते हैं जिनको कि यूआईएन नंबर असाइन किया जाता है, तो उनको जीएसटी के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब फ्रेंड्स, ये डिस्कशन करने के बाद में हमारे मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सपोज करो कोई पर्सन है जो सेक्शन 22 मतलब टर्न ओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन के लिए या सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल था जीएसटी के अंदर रजिस्टर होने के लिए, लेकिन उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया। इस केस में क्या होगा? फ्रेंड्स, मैं आपको अगेन बताना चाहूंगा कि जीएसटी का जो रिक्वायरमेंट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का, वो फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है जिस दिन से आप लाइबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो, आपने लिया हो या नहीं लिया हो, उससे जीएसटी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने वाले प्रोविजन पर कोई इंपैक्ट नहीं होता है। आपको जीएसटी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने ही होंगे। फ्रेंड्स, अब फर्दर अगर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं तो जीएसटी के कुछ सेक्शंस और रूल्स डिफाइन करते हैं उन पर्सन्स को जिनको कि एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि ओनर और ऑपरेटर हो गया स्टोरेज फैसिलिटी का, जैसे कि वेयर हाउस, गोडाउन एक्सेट्रा, या कोई ट्रांसपोर्टर है, या कोई एजेंट है जो कि सेक्शन 25 में डिफाइंड है, या क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। इनको कुछ स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। वो कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे वो हम दूसरे वाले वीडियो में समझेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हमने सीखा कि कौन कौन से पर्सन लायबल है। अब बात करते हैं लोकेशन ऑफ अकाउंट्स। अगेन सेक्शन 35(1) को पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे कहाँ पर, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और वो कौन सा होगा जो कि उसके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में मेंटेन है, मेंशन है। फ्रेंड्स, तो लोकेशन ऑफ अकाउंट्स को समझने से पहले हमको समझना होगा कि प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है। प्लेस ऑफ बिजनेस को अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 में डिफाइन किया गया है, जिसके अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकता है वो लोकेशन जहाँ पर बिजनेस बिजनेस ऑर्डनरी कैरिड किया जाता है, या वो लोकेशन जो कि वेयर हाउस है, गोडाउन है, या एनी अदर प्लेस जहाँ पर कि गुड्स को स्टोर किया जाता है, या वो लोकेशन जहाँ पर सप्लाई की जाती है गुड्स और सर्विसेज की, या उसको रिसीव किया जाता है, या वो लोकेशन जहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, या लोकेशन अगर एजेंट के थ्रू बिजनेस किया जा रहा है तो लोकेशन वेयर द बिजनेस कैरिड थ्रू एन एजेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने समझ लिया कि कितने जो प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकते हैं उसको समझ लिया। अब अगेन हम आते हैं कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है। तो इसके लिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 89 को हमको रेफर करना होगा, जिसको जिसमें वो बताता है कि प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब वो बिजनेस हुआ जो कि आपके सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में आप मेंशन करते हो।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जो हमने ये लोकेशन ऑफ बिजनेस देखे हैं, जो प्लेस ऑफ बिजनेस देखे हैं, इसमें से कोई सा भी आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकता है। फ्रेंड्स, सेक्शन 35(1) का एक प्रोविजो है जो ये बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर आपने मल्टीपल जीएसटीआई नंबर अप्लाई किए हो, मतलब कि आपका एक पेन है और उसमें अपने मल्टीपल जीएसटीआई नंबर मेंशन किए होंगे। जैसे कि हो सकता है कि आपके मल्टीपल स्टेयर हो, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो, गोडाउन हो। तो इस केस में क्या होगा कि जितने भी एडिशनल लोकेशन है, उसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो आपको रेस्पेक्टिव लोकेशन पर ही रखने होंगे। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर आपको सारे लोकेशंस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने हैं, लेकिन जो एडिशनल लोकेशन है और जो उनके रेस्पेक्टिव बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो आपको रेस्पेक्टिव लोकेशन पर रखने होंगे। फ्रेंड्स, ये प्रोविजन ये भी बोलता है कि जो हमने स्पेसिफिक पर्सन अभी ऊपर देखे थे, जैसे ओनर और ऑपरेटर ऑफ द स्टोरेज फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट एजेंट, उनको जो है ये स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो है वो आपके रेस्पेक्टिव लोकेशन पर रखने होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट बोलता है कि आप जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में रख सकते हो, वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम थर्ड जो हमारा कॉन्सेप्ट है ट्रू एंड अकाउंट्स का, वो इस वीडियो में समझते हैं। तो अगेन सेक्शन 35(1), एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हम लोग समझ चुके हैं, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हम लोग समझ चुके हैं। ट्रू एंड का कंसेप्ट क्या है? ट्रू एंड करेक्ट का कंसेप्ट अगर देखें तो जो जीएसटी ऑफिसर्स होते हैं, जो टैक्स अथॉरिटीज होती है, वो ये अजम्पशन लेती है कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी के अंदर रजिस्टर है वो केवल अवेयर नहीं है कि नेचर और कंटेंट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं अंडर जीएसटी के अंदर वो कौन कौन से, बल्कि उनको ये भी पता है कि उनकी कंप्लीट एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंप्लीट एक्यूरेसी को हम लोग कैसे डिफाइन करें और कैसे, अगर कोई जीएसटी अथॉरिटी हमसे क्वेश्चन करती है तो कैसे उसको सब्सटेंशिएट करें कि हम लोगों ने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख रखे हैं, जो भी एंट्रीज पास की हुई है वह कंप्लीट है। तो इसके लिए बेसिकली आप जो भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते हो फॉर एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए, वो आपका प्राइमरी रिकॉर्ड माना जाएगा, जिससे कि हम टैक्स अथॉरिटी को ये रिलाई कर सके कि ये जो है हमारा ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट्स है। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि मेटेरियलिटी कितनी भी इन्वॉल्व हो, प्राइमरी जो रिकॉर्ड्स होंगे वही आपके डॉक्यूमेंट्स बेस्ड बनेंगे। इसी के साथ साथ जब हम एक ट्रांजेक्शन एंटर करते हैं विद वेरियस डिफरेंट पार्टी के साथ, तो कुछ एग्रीमेंट होते हैं और कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए कि ये जो एग्रीमेंट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ये आपके प्राइमरी रिकॉर्ड्स के साथ में हमेशा सिंक में होने चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी मैनर के अंदर जो है आपको आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कुछ और बोल रहे हो और आप रिकॉर्ड्स कुछ अलग रख रहे हैं। तो इस तरीके से हम ट्रू एंड करेक्ट को जो है सब्सटेंशिएट कर सकते हैं जीएसटी के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 3 पॉइंट डिस्कशन के थे। बाकी के पॉइंट्स की, जैसे कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने हैं, उनका रिटेंशन पीरियड कितना होगा, और कौन कौन से पर्सन होंगे जो कि डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने वाले हैं, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।